तो यस बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अपने सीए फाइनल का एक और बड़ा सिंपल सा और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसी को हम रिवाइज करेंगे। और टॉपिक का आपका नाम आ रहा है प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो बेटा, हमारा जो ये चैप्टर आता है प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, इसको हम इस वीडियो में करने वाले हैं डिस्कस और सुपर फास्ट बेसिस पर इसकी रिवीजन करेंगे। रिवीजन के लिए बेटा मैं अपनी कॉम्पैक्ट बुक का इस्तेमाल कर रहा हूं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इन केस यू नीड दिस बुक, यू कैन ऑर्डर फ्रॉम द लिंक। तो आते बेटा और फटाफट से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो भाई, सबसे पहली बात जो इस चैप्टर में समझने की क्या भाई, कि कंपनीज एक्ट में बेटा डिसीजन मेकिंग कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और कभी कभी वो डिसीजन मेकिंग करने के लिए शेयर होल्डर से भी अप्रूवल लेते हैं। अब लॉ ने शेयर होल्डर से अप्रूवल लेने के तरीके क्या बताए हमें? कभी कभी बेटा शेयर होल्डर ओआर पास करते हैं, कभी कभी वो एसआर पास करते हैं, बट कंपनी में जो रूल चलता है वो चलता है मेजॉरिटी का। हर डिसीजन के लिए बेटा एक इंडिविजुअल मेंबर से अकेले पूछना और हर एक मेंबर का कंसेंट लेना संभव नहीं होता। इसलिए लॉ हमेशा क्या कहते हैं भाई, कि हमें मेजॉरिटी के डिसीजन मेकिंग को रिस्पेक्ट करते हुए चलना पड़ेगा। और लॉ में मेजॉरिटी की ही बातें चलती हैं। दैट इज, हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर को हर डिसीजन मेकिंग पर सवाल उठाने की पावर नहीं दे सकते। अगर वो हर डिसीजन मेकिंग पर सवाल उठाने लग जाएंगे फिर तो जी कंपनीज में कभी डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं पाएगा। इसलिए हमें कंपनीज के अंदर मेजॉरिटी के डिसीजन को रिस्पेक्ट जरूर करना है। पर बेटा, आज अगर डायरेक्टर या मेजॉरिटी कोई ऐसे डिसीजन ले लेते, फॉर एग्जांपल वो माइनॉरिटी को डिविडेंड ही नहीं दे रहे, 6 साल बीत गए, कभी जनरल मीटिंग का नोटिस ही नहीं भेजा, वो अल्ट्रावायरस इलीगल काम कर रहे हैं, तो बेटा ऐसे केस में क्या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को अपनी आवाज उठाने की पावर मिलनी चाहिए? द आंसर इज यस। तो बेटा, माइनॉरिटी को जनरली तो हर डिसीजन मेकिंग में बोलने का राइट नहीं होता, वो मेजॉरिटी के डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हुए चलेंगे। पर अगर बेटा माइनॉरिटी के साथ गलत हो रहा है तो बिल्कुल वो अपनी आवाज उठा सकते हैं। अब सर, माइनॉरिटी अपनी आवाज कैसे उठाते हैं? या तो बेटा लॉ के रिस्पेक्टिव सेक्शंस में ही माइनॉरिटी को अपनी आवाज उठाने की पावर दे दी जाती है। फॉर एग्जांपल, हमने कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन 48 पढ़ा था वेरिएशन का, वहां माइनॉरिटी को अपील करने की पावर दी गई। हम कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट पढ़ते हैं, वहां माइनॉरिटी को अपील करने की पावर दी जाती है। तो कभी कभी तो लॉ ही माइनॉरिटी को आवाज उठाने के लिए स्पेसिफिक पावर दे देता है। पर बेटा, अगर किसी स्पेसिफिक प्रोविजन में माइनॉरिटी को अपनी बात उठाने की कहीं पावर ना हो, तो बेटा ऐसे शेयर होल्डर्स कौन से चैप्टर का इस्तेमाल करते हैं? प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तब ये चैप्टर बेटा उनके रेस्क्यू के लिए आता है। और ये चैप्टर आपका स्टार्ट होता है सेक्शन 241 से एंड जाता है 246 तक। तो आज की इस वीडियो में बेटा इसी की बात हम करने वाले हैं, 241 टू 246। चैप्टर प्रैक्टिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखेंगे तो बेटा आपने केस का नाम पक्का सुना होगा, टाटा सन्स वर्सेस साइरस मिस्त्री। अब तो जी साइरस मिस्त्री इज नो लॉन्ग विद अस, बट जब साइरस मिस्त्री थे टाटा ग्रुप के चेयरमैन, उन्हें उनके पद से हटाया गया था और उन्होंने इसी चैप्टर का इस्तेमाल करते हुए केस बनाया था। और उन्होंने कहा था जी मैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर हूं तो मेरे साथ गलत हो रहा है, गलत तरीके से मुझे चेयरमैन के पद से हटाया गया। उन्होंने इसी चैप्टर का इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाज उठाई थी। बेटा एक बार मैकडोनल्ड्स का भी केस हुआ था, आपको ध्यान हो तो दिल्ली के अंदर या नॉर्दर्न इंडिया के अंदर मैकडोनल्ड्स के काफी सारे रेस्टोरेंट काफी साल पहले बंद हो गए थे। वो बंद होने का रीजन ही ये था बिकॉज विक्रम बख्शी और मैकडोनल्ड्स का केस इसी चैप्टर के अंदर चला था, जहां विक्रम बख्शी ने कहा जी मैकडोनल्ड्स ने मेरे साथ गलत किया है, मुझे एमडी के पद से हटाया गया, मेरे शेयर सस्ते में खरीदे गए। तो इस चैप्टर का इस्तेमाल बेटा वहां भी हुआ था। पिछले साल की मैं बात करूं बेटा, पिछले साल जो दिल्ली के अंदर जिम खाना क्लब है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी चैप्टर का इस्तेमाल करते हुए जिम खाना क्लब के अगेंस्ट एक्शन इनिशिएट किया था। तो ये कुछ फेमस केसेस है जो मैंने आपको इस चैप्टर के बताए हैं। तो प्रैक्टिकली भी ये चैप्टर बड़ा इस्तेमाल होता है। आते हैं बेटा और इसकी रिवीजन करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहली बात तो बेटा मैंने आपको क्या बताई, कंपनी में चलता है आपका रूल ऑफ मेजॉरिटी। और ये बात एक केस आया था फॉस वर्सेस हार्बिटल, वहां भी बोली गई कि जी कंपनी में डिसीजन मेकिंग मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स करते हैं और उनकी डिसीजन मेकिंग को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर हम हर इक्के दुक्के शेयर होल्डर को डिसीजन मेकिंग में अनबन करने की पावर दे देंगे, अपनी आवाज उठाने की पावर देंगे, फिर तो डेडलॉक आ जाएगा, कभी डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं पाएगा। पर बेटा अगर कंपनी मेंबर्स की पावर्स का या मेंबर्स के राइट्स को वॉयलेट करती है, फॉर एग्जांपल कंपनी अल्ट्रावायरस काम कर रही है, माइनॉरिटी के साथ फ्रॉड कर रही है, किसी डिसीजन के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की अप्रूवल थी, डायरेक्टर्स ने सिंपल मेजॉरिटी से वो काम कर डाला, या मेंबर्स के पर्सनल राइट को इंपैक्ट किया, डिविडेंड ही नहीं भेजा, वोटिंग के लिए हमने मीटिंग ही नहीं बुलाई, नोटिस ही नहीं भेजा, तब बेटा ये चैप्टर मेंबर के लिए रेस्क्यू के लिए आता है। और मेंबर बेटा इस चैप्टर में अपनी गुहार किसके आगे लगाएगा कि जी मेरी कंपनी में ऑपरेशन हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, वो अपनी गुहार लगाएगा बेटा एनसीएलटी के आगे। तो यहां पर सबसे पहला सेक्शन आ जाता है बेटा आपका सेक्शन 241, जहां नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आगे मेंबर फाइल कर सकता है अपना केस। तो बेटा सेक्शन 241 का सब सेक्शन 1 मेंबर को राइट देता है कि मेंबर आप एनसीएलटी के पास जाकर अपनी कंपनी में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस फाइल कर सकते हो। क्या सर हर इक्का दुक्का मेंबर जाकर केस फाइल कर पाएगा? नहीं। लॉ ने कहा जी मेंबर आपको एलिजिबल बनना पड़ेगा एज पर सेक्शन 244। तो अगर कोई मेंबर 244 के हिसाब से एलिजिबल है तब वो एनसीएलटी के पास जाकर ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट का केस फाइल कर सकता है।
तो भाई सबसे पहले तो ये जान लेते बेटा ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है क्या, फिर आएंगे 244 के क्राइटेरिया पर। तो जी ऑपरेशन के लिए लॉ ने क्या कहा कि मेंबर अगर आपको लग रहा है कि आपकी कंपनी कुछ इस तरीके से काम कर रही है विच इज प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, या प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर या मेंबर्स, या प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी इटसेल्फ, तो आप एनसीएलटी के पास जा सकते हो। या मेंबर आपको क्या लग रहा है कि आज आपकी कंपनी के मैनेजमेंट में या कंट्रोल में कोई चेंज आया है, फॉर एग्जांपल बेटा आज कंपनी के शेयर्स विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोगों ने खरीद लिए, आज वो कंपनी के बोर्ड पर अपॉइंट हो गए, और मेंबर को क्या डर लग रहा है, आज ये जो लोग, ये जो महानुभाव हमारी कंपनी के बोर्ड पर आए हैं, इनकी वजह से मेरी कंपनी के अफेयर्स इस तरीके से कंडक्ट किए जाएंगे जो कंपनी या मेंबर्स के इंटरेस्ट में नहीं है, दैट इज अब कंपनी में मिसमैनेजमेंट होने वाला है, तब भी बेटा मेंबर इस सेक्शन के अंदर केस फाइल कर सकता है। तो ये आते बेटा इस चैप्टर की पहली बात, सेक्शन 241 सब सेक्शन 1 में मेंबर आप ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट की गुहार लेकर एनसीएलटी के पास जा सकते हो। बट बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मेंबर ये गुहार तभी लगा पाएगा अगर वो 244 में एलिजिबल है। तो सर 244 में कितने मेंबर एलिजिबल है, उसके लिए आ जाते बेटा सेक्शन 244 जो आपको सिखाता है राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241, और बेटा ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से आज तक अगर सबसे ज्यादा सवाल इंस्टीट्यूट ने कभी बनाए हैं तो इस सेक्शन के ऊपर बनाए। तो देखते हैं जी कितने मेंबर कम से कम लगेंगे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस फाइल करने के लिए। तो बेटा डिपेंड करेगा कंपनी में शेयर कैपिटल है या नहीं है। तो अगर तो बेटा कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, फॉर एग्जांपल कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, अनलिमिटेड कंपनी है विदाउट शेयर कैपिटल, तो ऐसे केस में लॉ ने कहा 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर, 1/5 का मतलब कम से कम 20% मेंबर्स को ये ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस फाइल करना पड़ेगा। और सर अगर कंपनी में शेयर कैपिटल हो तो बेटा लॉ ने दिए हैं दो क्राइटेरिया, या तो आप नंबर ऑफ मेंबर्स का क्राइटेरिया मीट कर जाओ या आप शेयर कैपिटल का क्राइटेरिया मीट करो। नंबर ऑफ मेंबर्स का क्या क्राइटेरिया है कि जी केस फाइल करेंगे या तो 100 मेंबर या 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर विच एवर इज लेस। मतलब अगर कंपनी में बेटा 50,000 मेंबर हैं तो अगर 100 मेंबर ने भी केस फाइल कर दिया काम चल जाएगा। बट लेट्स सपोज बेटा कंपनी में थे सिर्फ 400 मेंबर, तो ऐसे केस में या तो 100 मेंबर या 10% दैट इज 40 विच एवर इज लेस, अगर 40 मेंबर ने भी केस फाइल किया है काम चल जाएगा। पेपर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, क्या सर एक सिंगल मेंबर भी केस फाइल कर सकता है? बेटा पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी में 8 ही मेंबर हैं तो ऐसे केस में बेटा केस कैसे फाइल होगा, या तो 100 मेंबर या 10%। इसका 10% देखेंगे तो 0.8, तो इस केस में बेटा एक सिंगल मेंबर की कंप्लेन पर भी केस फाइल हो जाएगा क्योंकि हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स ही कम है। तो ध्यान रखना या तो 100 मेंबर या 10% ऑफ द मेंबर विच एवर इज लेस ये केस फाइल करेंगे, या मेंबर आप ये दूसरा क्राइटेरिया मीट कर जाओ। दूसरा क्राइटेरिया बेटा कौन सा आ जाता है, इश्यूड कैपिटल का। इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना। इसने क्या कहा, एनी मेंबर या मेंबर्स holding at least 10% of the issued share capital of the company provided that the applicant have paid all the calls and other sum due on his or their share। मतलब भाई कि उतने मेंबर या मेंबर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस फाइल कर सकते हैं जिनके पास 10% इशूड कैपिटल है और उन्होंने अपने शेयर के ऊपर अगर कोई कॉल मनी है या बाकी और कोई पैसा शेयर से कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर, वो सारा पैसा पे कर रखा हो, तब आप केस फाइल कर पाओगे। यहां पर बेटा कुछ बातें बेहद इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछी गई हैं। क्या आपको 10% पेड अप कैपिटल का नहीं देखना, किसका देखना है, इशूड कैपिटल का। लॉ में जनरली लिमिट्स पेड अप कैपिटल के हिसाब से लिखी होती है, यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर लिमिट है इशूड कैपिटल की। और बेटा आपको क्या देखना है, इशूड शेयर कैपिटल। जब भी वर्ड शेयर आता है बेटा उसमें इक्विटी भी काउंट होता है, प्रेफरेंस भी। तो पेपर में इस पर सवाल आया हुआ है कि ये कंपनी की इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों कैपिटल आपको दी गई है, तो ध्यान रखना 10% आप दोनों का कंबाइंड करके देखते हो। तो ये सारी बातें हैं बेटा आपकी सेक्शन 244 की कम से कम इतने मेंबर्स लगेंगे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस इनिशिएट करने के लिए। आज बेटा लेट्स सपोज कंपनी में एक सिंगल मेंबर था जिसके पास सिर्फ 3% शेयर्स थे और वो एनसीएलटी को जाकर कह रहे जी देखो मेरी कंपनी इलीगल काम स्मगलिंग कर रही है, तो क्या बेटा एनसीएलटी इस केस को सुनेगा ही नहीं, शायद सुनना पड़े क्योंकि जी केस ही इतना बड़ा स्मगलिंग के चार्जेस हैं। तो बेटा इसलिए सेक्शन ने क्या कहा, एनसीएलटी अगर चाहे तो वो इस मेंबर्स की रिक्वायरमेंट को वेव भी कर सकता है कि जी अगर किसी पर्टिकुलर केस में ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि जी जो मेंबर जिस ग्राउंड के ऊपर केस फाइल करना चाह रहा है ज्यादा ही सीवियर है, तो बिना ये कंप्लायंस हुए भी एनसीएलटी रिक्वायरमेंट को वेव करके ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस इनिशिएट कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, अगर जॉइंट होल्डर्स हैं तो इधर इस सेक्शन के पर्पस के लिए आप उन्हें सिंगल मेंबर काउंट करेंगे। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात पेपर में बहुत ज्यादा पूछी गई है कि जी आज कुछ मेंबर्स ने मिलकर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस फाइल किया। फॉर एग्जांपल कंपनी में 400 मेंबर थे बेटा, तो 40 मेंबर ने आज ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस फाइल किया, बाद में 40 में से लेट से 15 मेंबर ने अपनी पिटीशन विड्रॉ कर ली, तब भी क्या केस कंटिन्यू रह पाएगा? द आंसर इज यस। राजा मुंद्री इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन के केस में ये बोला गया। तो ध्यान रखना बेटा, राजा मुंद्री इलेक्ट्रिक सप्लाई में बताया गया कि अगर पेटिशनर्स बिगिनिंग में रिक्वायरमेंट मीट कर गए
तो इवन तो आप बाद में अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करते हैं, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस चलता रहेगा। और एक और चीज का और ध्यान रखना बेटा, आज लेट से किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो उनके शेयर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेंगे, पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम में शेयर ट्रांसमिशन होने में टाइम लगता है। तो अगर अभी शेयर ट्रांसमिट नहीं हुए तो क्या वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव अभी भी केस फाइल करने का अधिकार रखेगा? द आंसर इज यस। दैट इज भाई ये पावर भी उनके पास है कि अगर किसी मेंबर की डेथ होती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव अभी भी ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस फाइल कर सकता है। बट दिस इज अबाउट बेटा सेक्शन 244, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेंबर अगर आप 244 के हिसाब से एलिजिबल हो देन आप 241 में ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट का केस फाइल करोगे। तो बेटा ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट एग्जैक्टली है क्या? ऑपरेशन कहीं ना कहीं फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, मिसमैनेजमेंट मतलब कंपनी में डायरेक्टर्स वगैरह सही से कंपनी को नहीं चलाएंगे। अब बेटा क्या चीज ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट एक्चुअली है, क्या चीज नहीं है, यह हमेशा एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है। आपको अलग अलग केसेस में फैक्ट्स की सिवियरनेस को देखकर बताना पड़ता है जी इसको मैं ऑपरेशन मानूं या इसको मैं ऑपरेशन ना मानूं। तो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हमेशा एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है। तो जब भी हम एनसीएलटी के पास जाकर कहते हैं जी मेरी कंपनी में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है, एनसीएलटी सबसे पहले यही चेक करेगा कि एक्चुअली में क्या ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हुआ है या नहीं, और वो यही बताता है। तो बेटा इस पर भी कुछ डिसाइडेड केसेस थे जहां पर क्या चीजें ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है, क्या चीजें ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट नहीं है, उस पर केस लो आए। फॉर एग्जाम्पल बेटा कंपनी शेयर होल्डर को कई सालों से डिविडेंड नहीं दे रही। फॉर एग्जाम्पल कंपनी में प्रॉफिट्स हैं पर डायरेक्टर डिविडेंड नहीं बांट रहे क्योंकि वो चाह रहे जी प्रॉफिट का इस्तेमाल हम अपनी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए करें। क्या ये ऑपरेशन है? नहीं। कंपनी में बेटा कुछ साल लॉस हो गए, बिजनेस डाउन था, इकोनॉमी डाउन थी, कंपनी को लॉस फेस करना पड़ा। क्या ये ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है? नहीं। ये सब आपके ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट नहीं है। पर बेटा कंपनी सारे मेंबर्स को डिविडेंड दे रही है, कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ मेंबर को डिविडेंड नहीं भेज रही। सदियां बीत गई, आज तक कंपनी ने कभी जनरल मीटिंग नहीं बनाई, ऑन पेपर मिनट बनाकर काम कर रही है, जनरल मीटिंग कभी करी ही नहीं। मेंबर के शेयर ट्रांसफर करने में अनबन कर रही है, या किसी मेंबर के शेयर जानबूझ के गलत तरीके से ट्रांसफर कर दिए, या डायरेक्टर इस तरीके से राइट इशू ले आए कि उन्होंने चालाकी से माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो बेटा ऐसे केसेस को क्या ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट मान लेंगे? यस। तो क्या ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है क्या नहीं, ये हमेशा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। बस ये दो पॉइंट ध्यान रखना कि सिर्फ डिविडेंड ना डिक्लेयर करना या लॉस हो जाना ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट नहीं होता, बिकॉज ऑपरेशन आइदर हैज टू बी अ कंटिन्यूअस एक्ट जिसका एक लॉन्ग फेज्ड इंपैक्ट हो, या अगर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट किसी सिंगल एक्ट का हुआ है, वो सिंगल एक्ट इतना बड़ा एक्ट हो जिससे कंपनी को लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो बेटा ऐसी चीजें आपकी ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट कहलाती है। बट एनीवेज अगर मेंबर को लग रहा है उसकी कंपनी में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है और वो 244 में एलिजिबल है, तो वो 241 में एनसीएलटी को कर सकता है अप्रोच। सर एनसीएलटी को अप्रोच करके होगा क्या? बेटा एनसीएलटी फिर अपना ऑर्डर पास करता है सेक्शन 242 में, उस पर भी आएंगे, पर आप एनसीएलटी को कर सकते हैं अप्रोच फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो ये तो आई बेटा सेक्शन 241 की पहली बात। अब आ रही है बेटा सेक्शन 241 की दूसरी बात, सब सेक्शन 2। यहां पर अब की बार राइट दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को। जनरली बेटा एनसीएलटी को ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए कौन अप्रोच करता है? जनरली अप्रोच करता है मेंबर, पर यहां सीजी को भी एक अधिकार है। क्या अधिकार है? कि सीजी में अप्लाई टू एनसीएलटी इफ अफेयर्स ऑफ अ कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप भी एनसीएलटी के पास जाकर कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर कंपनी का जो कंडक्ट करने का तरीका है वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। और बेटा जो दिल्ली में जिम खाना क्लब के अगेंस्ट सीजी ने केस फाइल किया था वो इसी प्रोविजन का इस्तेमाल करते हुए किया था। उन्होंने कहा था जिस तरीके से जिम खाना क्लब ऑपरेट कर रहा है वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो सीजी ने बेटा इसी क्लॉज का इस्तेमाल किया था। तो ये सेकंड पावर सीजी को मिली है कि आप एनसीएलटी को अप्रोच कर सकते हो। और बेटा लॉ में फिर आई एक अमेंडमेंट और सब सेक्शन 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट को एक और पावर दे दी गई। मतलब ये वाली पावर पहले लॉ में नहीं थी, पर अब सीजी को एक और पावर है कि सीजी चाहे तो वो एनसीएलटी को अप्रोच कर सकता है। अब की बार क्यों अप्रोच कर सकता है? क्योंकि सीजी एनसीएलटी से लेना चाहता है एक डिसीजन। क्या डिसीजन? सीजी कह रहे हैं एनसीएलटी में चाहता हूं कि जो यूनाइटेड ब्रीवरीज जैसी कंपनी को विजय माल्या ने चलाया, गीतांजलि जेम्स को नीरव मोदी ने चलाया, ये लोग कंपनी चलाने लायक है ही नहीं, ये लोग कंपनी चलाने के लिए फिट एंड प्रॉपर ही नहीं है। तो मैं चाहता हूं एनसीएलटी आप मुझे एक ऑर्डर पास करके बताए कि क्या ये लोग फिट एंड प्रॉपर हैं या नहीं। तो अगर सीजी को लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी का डायरेक्टर वगैरह फिट एंड प्रॉपर नहीं है टू बी एन ऑफिसर ऑफ अ कंपनी, तो वो एनसीएलटी से ऑर्डर ले लेगा। सर ये ऑर्डर लेने से क्या होगा? अगर बेटा एनसीएलटी ने ऑर्डर पास करके कह दिया हां जी ये पर्टिकुलर पर्सन फिट एंड प्रॉपर नहीं है, उस इंसान पर बेटा 5 साल का बैन लग जाएगा किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनने का। तो ध्यान रखना सीजी अब की बार एनसीएलटी को क्यों अप्रोच कर रहा है? सीजी में मेक एन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी टू इंक्वायर एंड रिकॉर्ड अ डिसीजन एज टू वेदर अ पर्सन इज फिट एंड प्रॉपर टू होल्ड द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर, कि जो वो फिट एंड प्रॉपर है या नहीं। ये ऑर्डर लेने के लिए सीजी ने एनसीएलटी को अप्रोच किया।
सीजी बेटा अब की बार जब एप्लीकेशन फाइल करेगा तो उसके साथ वो एक कंसाइज स्टेटमेंट एनसीएलटी को देगा कि सीजी को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये महानुभाव फिट एंड प्रॉपर नहीं है, और सीजी बेटा अपनी एप्लीकेशन को उसी तरीके से साइन करेगा जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट के आगे कोई सूट जब फाइल करता है उसे साइन करता है, तो सेम तरीके से बेटा ये भी साइन होगा। और बेटा जैसी सीजी ने कहा कि विजय माल्या, नीरव मोदी, लेट्स से मिस्टर हरिशंकरन, ये लोग फिट एंड प्रॉपर नहीं है, तो जब एनसीएलटी में केस लड़ा जाएगा तो क्या ये सब लोग अपना डिफेंस तैयार करके ला सकते हैं और क्या कहेंगे जी हमें ये ऑर्डर पास मत करो? डेफिनेटली यस। तो इसी सेक्शन ने एक बात और क्या बोली, पर्सन अगेंस्ट whom एप्लीकेशन इज फाइल्ड शैल बी जॉइंट एज रिस्पोंडेंट टू द एप्लीकेशन, कि जी जिनके अगेंस्ट भी सीजी केस चलाना चाह रहा है वो लोग एज अ रिस्पोंडेंट इस एप्लीकेशन को ज्वाइन करेंगे। तो बेटा ध्यान रखना, सीजी इस बार सब सेक्शन 3 में एनसीएलटी को क्यों अप्रोच कर रहा है, बिकॉज उसे एक ऑर्डर चाहिए कि ये पर्टिकुलर पर्सन फिट एंड प्रॉपर नहीं है। और बेटा सीजी किन ग्राउंड्स पर ये चीज डिसाइड करता है, सीजी को कब लगेगा कि कोई पर्टिकुलर पर्सन फिट एंड प्रॉपर नहीं है, तो यहां पर बेटा 4 पॉइंट्स आए। पहले ने क्या कहा, एनी पर्सन इन द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफीसेंस, परसिस्टेंट नेग्लिजेंस या डिफॉल्ट, कि जिस पर्सन ने लगातार कंपनी के मैनेजमेंट में रहते हुए फ्रॉड किया, कंपनी के पैसे को घप किया, कंपनी का पैसा देश के बाहर ले गया, टेररिस्ट की मदद करी, कुछ भी ऐसा केस, तो उन्होंने फ्रॉड का गिल्टी पाया, तब उसे फिट एंड प्रॉपर नहीं माना जाएगा। या सीजी को क्या लग रहा है, बिजनेस ऑफ द कंपनी इज नॉट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद साउंड बिजनेस प्रिंसिपल, कि जी कंपनी ना गोल्ड ज्वेलरी के बिजनेस में है पर वो कई टाइम से ज्वेलरी सेल कर रही है बिना हॉलमार्क के, काफी वार्निंग्स भी मिल चुकी है पर वो हॉलमार्क नहीं लगा रहे, तो जी डायरेक्टर सुनने कोई तैयार नहीं है, तो क्या ये डायरेक्टर फिट एंड प्रॉपर है? नहीं। या सीजी को क्या लग रहा है, कंपनी इज मैनेज्ड बाय सच पर्सन इन अ मैनर व्हिच कॉज्ड सीरियस इंजरी और डैमेज टू द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, कि जी सीजी कह रहा है आज ही कंपनी जी इस तरीके से बिजनेस कर रही है जो पूरी इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने एयरलाइन टिकट्स निकाल दी, एयरलाइन के अंदर आपने सारी सीट्स हटा दी, आप फ्री में लोगों को लेकर जा रहे हो, 100 रुपए की टिकट्स बांट रहे हो, आप उस इंडस्ट्री को ही वैनिश करने पर तुले हुए हो, तो इस तरीके से आप बिजनेस कर रहे हो कि वो ओवरऑल इंडस्ट्री आपके बिजनेस करने के तरीके से इंपैक्ट हुई है। या लास्टली, बिजनेस कंडक्टेड विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड इट्स क्रेडिटर, मेंबर और एनी अदर पर्सन। फॉर एग्जांपल बेटा मेरी कंपनी है, मैं हमेशा एक बैच अनाउंस करता हूं, बच्चों से पैसे उठा लेता हूं, बाद में कोचिंग ही नहीं दे रहा, ये काम मैं लगातार करे जा रहा हूं और ऐसे केस में सीजी की नजर हम पर पड़ गई, तो कहेंगे जी ये कंपनी तो अपने मेंबर्स को, क्रेडिटर्स को, कस्टमर्स को डिफ्रॉड करने के इंटेंशन से काम करनी है, इसके डायरेक्टर भी फिट एंड प्रॉपर नहीं होंगे। तो इन ग्राउंड्स पर बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीएलटी को अप्रोच कर सकता है अंडर सेक्शन 241। तो 241 में बेटा एनसीएलटी के पास 3 केसेस में जाया जाता है, या तो मेंबर जाएगा 244 वाला, या सीजी जाएगा अगर कंपनी का अफेयर्स फ्रॉडलेंट है, या अगेन सीजी जाएगा किसी भी पर्सन को फिट एंड प्रॉपर नहीं है ये ऑर्डर लाने के लिए। और जैसे ही बेटा हम एनसीएलटी को अप्रोच करते हैं तो सर एनसीएलटी क्या कर लेगा, तो बेटा एनसीएलटी क्या कर लेगा वो आपको बताया सेक्शन 242 ने, कि अगर आपने एनसीएलटी को इस चैप्टर में अप्रोच किया है तो व्हाट पावर्स डू एनसीएलटी हैव, वो इस चैप्टर में बताया। भैया एक बार के लिए प्लीज फुल स्क्रीन करिएगा, एक बार के लिए। हाँ जी, एनसीएलटी की क्या पावर्स रहेंगी, सेक्शन 242 यहां पर आपको सिखा रहा है। क्या कहा बेटा, सेक्शन 242 ने एनसीएलटी को क्या क्या पावर्स यहां पर दी गई। सबसे पहली बात, जैसे ही बेटा आप एनसीएलटी को अप्रोच करोगे, एनसीएलटी सबसे पहली चीज क्या चेक करेगा, क्या एक्चुअली में कंपनी में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट था भी या नहीं। तो पहले तो एनसीएलटी ये डिसाइड करेगा, क्या कहा इस पॉइंट ने, एनसीएलटी में मेक ऑर्डर एज इट में थिंक फिट that company's affairs are actually prejudicial to member, public interest and company's interest, and बेटा ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, and facts would justify winding up of the company but winding up would unfairly prejudice the member। इसने क्या कहा कि एनसीएलटी के पास जब हम गए, एनसीएलटी को क्या लगा, हाँ जी यहां इस कंपनी में घपलेबाजी तो हुई है, और आज बेटा अगर एनसीएलटी चाहे तो इस कंपनी के अगेंस्ट वाइंडिंग अप ऑर्डर तक पास कर सकता है इस ग्राउंड पर कि जी इट इज जस्ट एन इक्विटेबल टू वाइंड अप द कंपनी, इस ग्राउंड पर कंपनी को बंद भी किया जा सकता है। पर एनसीएलटी कह रहा है जी वाइंडिंग अप हमेशा एक लास्ट रिसोर्ट होता है, आज अगर मैंने कंपनी को उठाकर बंद कर दिया तो वो मेंबर वगैरह के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा, इसलिए एनसीएलटी कह रहा है जी मैं चाहूं तो आज इसी मोमेंट कंपनी का वाइंडिंग अप भी करवा सकता हूं, पर वाइंडिंग अप करना क्योंकि एक लास्ट रास्ता है, इसलिए वाइंडिंग अप ना करके मैं इस सेक्शन के अंडर अपना ऑर्डर पास करूंगा। तो तब बेटा एनसीएलटी यहां पर ऑर्डर लेकर के आता है, और बेटा यहां एनसीएलटी जैसा मर्जी चाहे ऑर्डर पास कर सकता है। ध्यान रखना, यहां एनसीएलटी को बहुत वाइड पावर्स दी गई हैं, और यहां आपको दिए गए हैं कुछ एग्जांपल कि एनसीएलटी आप ये ऑर्डर भी पास कर सकते हो, पर ध्यान रखना ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये एक इंक्लूसिव लिस्ट है। तो बेटा एनसीएलटी क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है देखते हैं। तो एनसीएलटी ऑर्डर पास कर सकता है टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, की कंपनी आगे से ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ आप बेचोगे, इस चीज के लिए मैंने एक ऑर्डर पास किया। या परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ मेंबर बाय अदर मेंबर और द कंपनी, कि जी अगर आप
लेट्स से साइरस मिस्त्री जी के साथ ठीक नहीं कर रहे टाटा ग्रुप, तो आप उनका शेयर किसी दूसरे मेंबर से खरीदवाओ, या कंपनी खुद आप उनसे अपना शेयर खरीदो। पर बेटा एक दिक्कत है, अगर टाटा ग्रुप को कहा जाए कि आप खुद से अपनी कंपनी का शेयर साइरस मिस्त्री से खरीदो, तो कोई कंपनी बेटा अपना शेयर अपने पास तो रख नहीं सकती एज पर सेक्शन 67। तो इसलिए अगले ही पॉइंट ने क्या कहा, इन केस ऑफ परचेज बाय द कंपनी कॉन्सिक्वेंट कैपिटल रिडक्शन, कि अगर उसका शेयर कंपनी ने खुद खरीदा है वो शेयर कैंसल आउट किए जाएंगे। और क्या ऑर्डर पास कर सकता है, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर और अलॉटमेंट ऑफ शेयर, कि जी कंपनी आप ये पर्टिकुलर शेयर ट्रांसफर नहीं करोगे, अलॉट नहीं करोगे। अगला पॉइंट बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, टर्मिनेशन सेटिंग असाइड या मॉडिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट विद एमडी डायरेक्टर या मैनेजर, कि कंपनी अगर आपने एमडी डायरेक्टर के या मैनेजर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उसे टर्मिनेट, फॉर एग्जांपल 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 2 साल हो चुके हैं, एनसीएलटी हटाओ जी, आगे से ये डायरेक्टर नहीं है, बाकी 3 साल के लिए एमडी नहीं रहेगा, उस मोमेंट पर टर्मिनेट किया। या बेटा सेट असाइड कर दिया। सेट असाइड का मतलब एनसीएलटी कहेगा जी ये कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं था। इसका मतलब क्या होगा बेटा, अगर 5 साल के लिए 2 साल भी पूरे हुए हैं तो एनसीएलटी कह रहे ये कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं था। दैट मींस 2 सालों में बेटा उसने जो भी सैलरी ले रखी होगी वो भी उसे करनी पड़ जाएगी रिफंड। या इस एग्रीमेंट को एनसीएलटी मॉडिफाई कर सकता है। सर एनसीएलटी का सिर्फ एमडी डायरेक्टर मैनेजर के ही कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड टर्मिनेट कर सकता है, या इनके अलावा किसी क्रेडिटर डेटर एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट को भी कर पाएगा? कर पाएगा बेटा। अगले पॉइंट ने क्या कहा, टर्मिनेशन सेटिंग असाइड या मॉडिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट विद एनी अदर पर्सन। बस बेटा इन केसेस में जब भी एनी अदर पर्सन एमडी डायरेक्टर के अगेंस्ट एनसीएलटी ये ऑर्डर पास करेगा, उनसे या उनको अपनी बात रखने का मौका जरूर देगा, तो इन्हें एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। और सर अगर ये एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया तो एक दिक्कत है, हमने किसी थर्ड पार्टी का बेटा अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो वो हमसे डैमेजेस मांग सकता है। हमने एमडी को उसकी जॉब से हटाया तो एज पर सेक्शन 202 ऑफ द कंपनीज एक्ट कंपनी चाहे तो अपने एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर को कॉम्पनसेशन दे सकती है फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस। तो सर अगर एमडी के एग्रीमेंट में लिखा था कंपनी बीच में आपको लात मार कर निकालेगी तो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, क्या बेटा इस केस में उसे वो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो लॉ ने यही चीज बेटा क्लैरिफाई करी सेक्शन 243 में। और क्या कहा बेटा सेक्शन 243 में, अगर ट्रिब्यूनल किसी भी एमडी डायरेक्टर वगैरह या किसी की भी पर्सन के कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर रहा है तो उन्हें कोई डैमेजेस भी नहीं मिलेंगे और उन्हें कोई कॉम्पनसेशन भी नहीं मिलेगा। लिखा होगा उनके कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा रहे, पर अगर आपको इस सेक्शन में ट्रिब्यूनल ने हटाया है तो ऐसे केस में आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। और तो और 5 सालों के लिए हम आप पर लगा देंगे बैन कि आप 5 साल तक किसी भी कंपनी के डायरेक्टर नहीं रह सकते, क्योंकि ट्रिब्यूनल ने आपको रिमूव किया, मतलब आपने पक्का घपलेबाजी करी है, तो इसलिए ट्रिब्यूनल ने आपको लात मार कर हटाया। ध्यान रखना बेटा 5 साल के लिए आप पर लग जाएगा बैन। फॉर एग्जांपल बेटा आज लेट्स सपोज जी लिमिटेड के अंदर में कहता हूं पुनीत गोयनका पर बैन लगा दिया कि आप 5 साल तक डायरेक्टर नहीं रहोगे, तो बेटा 5 साल तक वो डायरेक्टर बन ही नहीं सकते। ध्यान रखना दिस इज एन एडिशनल ग्राउंड इन एडिशन टू सेक्शन 164। एक तो डायरेक्टर के डिस्क्वालिफिकेशन आप 164 में पढ़ते थे, एक ये भी डिस्क्वालिफिकेशन है कि 5 साल का बैन है। सर 5 साल का बैन लगा, 2 साल वो बीत चुके और वो कह रहे जी एनसीएलटी माफ कर दो ना, गलती हो गई थी तो हो गई थी, अब 2 साल से ऑलरेडी बैन फेस कर रहा हूं, कृपया मेरा बैन हटा दिया जाए। तो बेटा क्या एनसीएलटी वो बैन हटा सकती है? यस बेटा 5 साल से पहले अगर आपको किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना है तो आप एनसीएलटी के पास अप्रोच करिए, एनसीएलटी वो बैन हटाएगी, पर बैन हटाने से पहले एनसीएलटी सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन जरूर मंगवाएगी। सीजी बता दो इसका बैन हटाने जा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो उस केस में एनसीएलटी आपका बैन रिमूव कर सकती है। ये वाली बात भी बेटा बड़ी बेहद इंपॉर्टेंट है कि कितने साल का बैन है और उससे पहले अपॉइंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा। और क्या ऑर्डर ट्रिब्यूनल पास करेगा बेटा? बेटा ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है फॉर सेटिंग असाइड एनी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बीइंग अ फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस डन विद इन 3 months बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन। इस पॉइंट को बेटा ध्यान से समझना। आज बेटा लेट्स सपोज कोई इंडिविजुअल है, उनका नाम है मिस्टर अनलकी। ही वॉज वेरी अनलकी बेटा, क्योंकि उनका काम धंधा कभी सही से नहीं चला। उन्होंने अपने सिक्योर्ड क्रेडिटर दैट इज बैंकर से लोन उठा रखा था लेट्स सपोज 5 करोड़ का। उन्होंने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अपने रिलेटिव से लोन उठा रखा था लेट्स सपोज बेटा 3 करोड़ का। और आज उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उनके पास सिर्फ 2 ही करोड़ रुपए बचे हैं और वो दिवालिया होने की कगार पर है। उन्हें पता है जी मेरे क्रेडिटर मुझे घसीट कर कोर्ट में लेकर जाएंगे, अगर बेटा मैटर कोर्ट में गया ये 2 करोड़ किसे मिलेगा? ऑब्वियसली सिक्योर्ड क्रेडिटर, एक आउटसाइडर को, बिकॉज सिक्योर्ड क्रेडिटर लाइन में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से आगे खड़ा होता है। तो इसने क्या चला के दिखाई, वो कह रहे जी मैटर कोर्ट में जाएगा, एक काम करता हूं कोर्ट में जाने से पहले ही ये 2 करोड़ के एसेट बेच के अपने रिलेटिव को दे देता हूं। तो उसने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को प्रेफरेंस दे दी इस एसेट की पेमेंट की, जबकि अगर ये लिक्विडेशन में जाता या इंसॉल्वेंसी में जाता तो ये 2 करोड़ रुपया इसके सिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलता। तो बेटा इससे हम कहते हैं इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी में फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस। तो अगर कंपनी आपने भी कोई ऐसी चला के दिखाई कि आपकी कंपनी बंद होने की कगार पर थी, पर आपने पिछले 3 महीने में अपना कोई एसेट
फ्रॉडुलेंटली किसी को प्रेफरेंस देते हुए उसे ट्रांसफर कर दिया, तो बेटा ट्रिब्यूनल उस ट्रांसफर को भी सेट असाइड कर देगा। ट्रिब्यूनल कहेगा कंपनी आपने डायरेक्टर के बेटे की कंपनी को या डायरेक्टर के बेटे को अपनी 100 करोड़ की अंडरटेकिंग 60 करोड़ में बेची थी, मैं हटा रहा हूं जी, ये ट्रांसफर हो जाएगा वॉइड। तो वो पिछले 3 महीने में बेटा ऐसी कोई भी फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस हुई है उसे भी सेट असाइड कर सकता है। या ट्रिब्यूनल और क्या ऑर्डर पास कर सकते हो, एमडी मैनेजर का रिमूवल, कोई अनड्यू गेन उन्होंने कमाया था वो रिकवर होगा, नया एमडी मैनेजर कैसे आएगा ये ट्रिब्यूनल बताएगा, कोई भी रिक्विजिट नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ये ट्रिब्यूनल अपॉइंट कर सकता है, इंपोजिशन ऑफ कॉस्ट या एनी अदर मैटर, जो भी ऑर्डर ट्रिब्यूनल आपको सही लगे आप यहां पर पास कर सकते हो। और जैसे ही बेटा ट्रिब्यूनल का कोई ऑर्डर आएगा, कंपनी उस ऑर्डर की कॉपी आरओसी के पास फाइल कर देगी अगले 30 दिनों के अंदर अंदर। अगले पॉइंट ने बच्चों फिर क्या कहा, इंटरिम ऑर्डर। मेंबर आकर गुहार लगा रहे हैं, अरे डायरेक्टर्स अल्ट्रावायरस काम करे जा रहे हैं, कंपनी का एसेट चुराए जा रहे हैं, लेकर जाए जा रहे हैं, और मेंबर कह रहे ट्रिब्यूनल हमारी बात सुनो। ट्रिब्यूनल कह रहे सुनता हूं। ट्रिब्यूनल में केस गया, केस एडमिट हो गया, केस चलते चलते बेटा 6-7 महीने हो गए। मेंबर कह रहे जी ट्रिब्यूनल सुनो, ऑर्डर तो आता रहेगा, फाइनल ऑर्डर तो आप दोगे, पर अभी तो डायरेक्टर्स को रोको। तो बेटा क्या यहां पर डायरेक्टर्स को कोई या मेंबर्स को कोई इंटरिम रिलीफ मिलना चाहिए? यस। इसलिए सेक्शन ने क्या कहा, एनसीएलटी में मेक एनी इंटरिम ऑर्डर फॉर रेगुलेटिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। एनसीएलटी फाइनल ऑर्डर तो आता रहेगा, पर इमीडिएट रिलीफ के लिए आप कोई इंटरिम ऑर्डर भी यहां पर पास कर सकते हो। और वेयर एप्लीकेशन फॉर इवेल्युएटिंग एलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टरशिप, इस पॉइंट को ध्यान से समझना बेटा। अगर एप्लीकेशन फाइल हुई थी 241 सब सेक्शन 3 में, और सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीएलटी को अप्रोच कर कहता था सेंट्रल गवर्नमेंट बताइए ये पर्टिकुलर पर्सन फिट एंड प्रॉपर है या नहीं है, तो बेटा ऐसे केस में ट्रिब्यूनल क्या बताएगा, यही बात स्पेसिफिकली अपने ऑर्डर में बताएगा जी मेरे हिसाब से पर्सन फिट एंड प्रॉपर है या नहीं। तो इसने क्या कहा, वेयर एप्लीकेशन फॉर इवेल्युएटिंग eligibility of directorship was filed, NCLT shall at the conclusion of hearing record its decision whether the respondent is a fit or proper person or not। तो जी इस पर्टिकुलर सबसेक्शन 3 की एप्लीकेशन पर एनसीएलटी अपने ऑर्डर में यह बात बोलेगा। और बच्चों अगर एनसीएलटी ने एक बार कह दिया कि वो पर्सन फिट एंड प्रॉपर नहीं है, तो उसका रिपरकशन क्या है, 243 ने बताया। 243 ने कहा जी ऐसे केस में वो पर्सन पर लग जाएगा 5 साल का बैन, और 5 साल तक वो किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं रह पाएगा। सर जैसे ही 5 साल का बैन लगा, वो कह रहे 2 साल के बाद अरे यार बैन हटा दो ना, तो क्या बैन हट भी सकता है? यस। पर अब की बार बेटा बैन हटवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा पहले सीजी के पास, क्योंकि सीजी ने ये ऑर्डर लेकर आप पर बैन लगवाया था। तो अगर आपको बैन हटवाना है, आप जाकर सीजी से कहो सीजी कृपया ये बैन हटवा दो। सीजी कहेगी चल ठीक है मैं तेरी बात मान तो ले रही हूं, पर मेरे को पहले ट्रिब्यूनल से एक बार पूछना पड़ेगा। तो इस केस में बेटा हम पहले सीजी को अप्रोच करते हैं, और सीजी विद दी लीव ऑफ ट्रिब्यूनल आपका ये बैन पहले हटा भी सकता है। तो ये कॉन्सिक्वेंस आया बेटा सेक्शन 243 में। तो ये सारे ऑर्डर एनसीएलटी पास कर सकता है 242 में, उसका इंपैक्ट क्या है 243 ने बताया। और एक लास्ट बेटा और इंपॉर्टेंट बात क्या आई, एनसीएलटी चाहे तो बेटा 242 में किसी भी कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल को ऑल्टर कर सकता है। अगर बेटा ट्रिब्यूनल ने मेमोरेंडम और आर्टिकल को ऑल्टर कर दिया, तो ध्यान रखना एनसीएलटी को बहुत वाइड पावर है। नॉर्मली किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑल्टर होता है सेक्शन 13 एंड 14 में बाय पासिंग एसआर। पर यह पॉइंट क्या कह रहा है, ट्रिब्यूनल आप ऑर्डर पास करके किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल बदल सकते हो। और एक चीज का और ध्यान रखना, अगर ट्रिब्यूनल ने मेमोरेंडम आर्टिकल बदला है तो इट इज एज गुड कंपनी ने वो मेमोरेंडम आर्टिकल बदला है, और कंपनी ट्रिब्यूनल का ये ऑर्डर 30 दिन में आरओसी के पास फाइल भी करेगी। और बेटा एक इंपॉर्टेंट बात, क्या ट्रिब्यूनल ने मेमोरेंडम आर्टिकल चेंज किया, क्या कंपनी बाद में एसआर पास करके ट्रिब्यूनल की उस बात को दोबारा बदल पाएगी? द आंसर इज नो। लॉ ने क्या कह दिया, अगर ट्रिब्यूनल आपके मेमोरेंडम आर्टिकल को बदल रहा है, उसके बाद कंपनी उनको ऑल्टर करने के लिए पहले आपको ट्रिब्यूनल से पूछना पड़ेगा। लॉजिकल भी है, तो यही बात बेटा यहां पर लिखी गई। पढ़िए इस पॉइंट को प्लीज, गो थ्रू दिस, फुल स्क्रीन कर देना भी एक बार। हाँ जी बेटा पढ़िए बात। तो वेयर एनसीएलटी मेक्स एनी ऑल्टरेशन इन मेमोरेंडम और आर्टिकल, देन द कंपनी शैल नॉट हैव एनी पावर टू मेक एनी ऑल्टरेशन विदाउट द लीव ऑफ एनसीएलटी। तो ध्यान रखना बेटा 241 में हम एनसीएलटी को अप्रोच करते हैं ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए। कौन अप्रोच करेगा? 244 में क्वालिफाइड मेंबर। उसके बाद बेटा 242 में एनसीएलटी ऑर्डर पास करता है, और उसका रिपरकशन या इंपैक्ट क्या है 243 ने आपको समझाया। और बेटा एक छोटा सा सेक्शन यहां पर और है 246। इसने बस क्या कहा, इसने कहा जी वाइंडिंग अप के चैप्टर में जो ये सेक्शन 337 टू 341 है, ये वाले सेक्शन आपका इस चैप्टर में भी ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में कर जाते हैं अप्लाई, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। तो मोटा मोटी बेटा ये सेक्शन की बातें आपकी ऑटोमेटिकली ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के चैप्टर में भी अप्लाई कर जाएंगी।
ये तो बेटा बातें पूरी हुई आपकी ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की। एक बस लास्ट सेक्शन यहां पर और आ रहा है, सेक्शन 245। और बेटा ये किस चीज का है? क्लास एक्शन सूट। अब सर ये क्या बला है? तो बेटा कंपनीज एक्ट में सेक्शन इंसर्ट हुआ था बिकॉज ऑफ सत्यम स्कैम। जब सत्यम का स्कैम हुआ बेटा, बहुत सारे शेयर होल्डर्स, मैं कहूंगा लेट से हजारों शेयर होल्डर्स को यहां पर हुए थे डैमेजेस। और बेटा लॉ में ऐसे प्रोविजंस थे कि ये लोग अपने डैमेजेस क्लेम कर सकते थे, पर बेटा डैमेजेस क्लेम करने के लिए इनको क्या करना पड़ता? केस फाइल करना पड़ेगा। बेटा आपको पता है हमारे देश में केस लड़ना तो आसान होता नहीं है। तो बेटा इसलिए जो इतने सारे हजारों इन्वेस्टर्स थे, हो सकता है उसमें से सिर्फ कुछ चंद इन्वेस्टर आके ही केस फाइल कर रहे हैं, सर बाकी सबका क्या होगा? तो बेटा ऐसे केस में उनको रेमेडी नहीं मिल पाता था। तो ऐसे केस में बेटा ये लोग ना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते थे, और वो रिप्रेजेंटेटिव कहता था जी मैं इन सबको रिलीफ दिलाऊंगा, आज मेरी कंपनी के सारे मेंबर्स के साथ गलत होता है, मैं रिलीफ दिलाऊंगा। और बेटा ये इनके बिहाफ पर फाइल करता था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दैट इज, पहले लॉ में इस चीज का कोई सेक्शन नहीं था कि बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है तो उसके बिहाफ पर कोई रिप्रेजेंटेटिव केस लड़े। तो पहले वो रिप्रेजेंटेटिव बेटा केस लड़ता था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूट से, और वो रास्ता दिया जाता था बेटा कॉन्स्टिट्यूशन से। पर जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती थी ना, उनको कई बार कोर्ट्स एडमिट नहीं करते थे, क्योंकि आए दिन कोर्ट में पीआईएल फाइल होती है, तो कोर्ट पीआईएल को एडमिट करना है या नहीं इसके लिए बहुत डिस्क्रिशनरी पावर्स रखते हैं। पर बेटा अब लॉ ने इस बात को हटा दिया। उन्होंने कहा जी अब अगर कंपनी ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से कंपनी के मेंबर, और साथ में बेटा यहां पर मेंबर के साथ एक और एंटिटी या पार्टी को कवर किया गया, डिपॉजिटर। तो अगर मेंबर या डिपॉजिटर्स के साथ गलत हुआ है तो आज उनके बिहाफ पर उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हैं। और बेटा अगर यह बात अब लॉ में लिख दी गई, नाउ इट इज अ स्टैट्यूटरी रेमेडी, अब कोर्ट को सुनवाई करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना बेटा, क्लास एक्शन मतलब जहां बहुत सारे इन्वेस्टर्स या मेंबर्स या डिपॉजिटर्स को नुकसान हुआ है और उनको रिलीफ दिलाने के लिए कुछ रिप्रेजेंटेटिव आगे आए हैं और वो कह रहे जी हम इनको रिलीफ दिलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा अदानी ग्रुप के अंदर इतना बड़ा डाउनफॉल आया, लेट्स सपोज अदानी ग्रुप में स्कैम निकला, तो जितने भी इन्वेस्टर्स को यहां पर नुकसान हुआ है, अब बहुत ही कम इन्वेस्टर्स यहां पर केस फाइल करेंगे। तो आज इनके बिहाफ पर हो सकता है कोई एक बड़ा इन्वेस्टर आ गया है, वो कह रहे जी हमारे साथ गलत हुआ है, मैं केस लड़के इन सबको यहां पर रिलीफ दिलवाऊंगा। तो बेटा उसे कहा जाता है क्लास एक्शन सूट, सेक्शन 245। तो क्या कहा भाई? एप्लीकेशन टू एनसीएलटी, यहां भी एप्लीकेशन किसके पास फाइल हो लिया? ट्रिब्यूनल के पास। और एप्लीकेशन कौन फाइल करेंगे बेटा? मेंबर्स या डिपॉजिटर। ध्यान रखना ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस सिर्फ मेंबर इनिशिएट कर सकता था, पर क्लास एक्शन सूट मेंबर भी इनिशिएट कर सकता है और डिपॉजिटर भी। सर कितने मेंबर और डिपॉजिटर, वो बात बेटा इसी सेक्शन ने बताई, और ये बात भी बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेटा डिपॉजिटर्स की बात समझ लेते हैं कि कंपनी ने अगर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए थे तो कम से कम कितने डिपॉजिटर्स लगेंगे केस इनिशिएट करने के लिए। लॉ ने कहा जी डिपॉजिटर्स लगेंगे या तो 100 डिपॉजिटर या 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर विच एवर इज लेस, या जिन डिपॉजिटर्स को कंपनी ओ करती है 5% ऑफ द टोटल डिपॉजिट। तो या तो नंबर क्राइटेरिया मीट हो जाए या आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट क्राइटेरिया मीट हो जाए। नंबर क्राइटेरिया कितना है? 100 या 5% विच एवर इज लेस। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट का क्राइटेरिया आया 5%। मतलब अगर कंपनी ने टोटल 100 करोड़ के डिपॉजिट लिए हैं तो जिन भी डिपॉजिटर को 5 करोड़ या उससे ज्यादा बकाया है वो क्लास एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। और सर मेंबर क्लास एक्शन कब इनिशिएट करेंगे? अगेन डिपेंड करेगा कंपनी में शेयर कैपिटल है या नहीं। अगर तो बेटा शेयर कैपिटल नहीं है तो कम से कम 20% टोटल नंबर ऑफ मेंबर लगेंगे। ये बात सेम है 244 जैसी। पर बेटा अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो यहां पर नंबर का क्राइटेरिया क्या कह रहा है? या तो 100 मेंबर या 5% ऑफ द टोटल मेंबर विच एवर इज लेस। यहां बेटा आपका थोड़ा सा रटने का काम बढ़ता है, बिकॉज 244 में थी 10% लिमिट, यहां लिमिट कितनी आ गई? 5%। या बेटा आप क्राइटेरिया पूरा कर दें इश्यूड कैपिटल का, और क्लास एक्शन इनिशिएट करने के लिए बेटा इश्यूड कैपिटल का क्राइटेरिया कितना है? अगर तो बेटा कंपनी अनलिस्टेड है तो उतने मेंबर या मेंबर क्लास एक्शन इनिशिएट करेंगे जिनके पास 5% इश्यूड कैपिटल है। पर अगर कंपनी बेटा लिस्टेड है तो आपका क्राइटेरिया आ रहा है 2% ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल। ये बेटा बेहद इंपॉर्टेंट है, ये लिमिट्स आपको याद रहनी चाहिए, पेपर में इन पर सवाल आ जाते हैं। तो ध्यान रखना बेटा 244 की जो लिमिट थी वो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की थी, 245 की लिमिट क्लास एक्शन की। सवाल ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन ऑपरेशन का आया था या क्लास एक्शन का आया था, आपका आंसर अकॉर्डिंगली यहां पर चेंज हो जाएगा। तो बेटा इतने मेंबर या डिपॉजिटर क्लास एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। और बेटा वो एनसीएलटी के पास जाकर किन चीजों के लिए या किन रेमेडीज के लिए क्लास एक्शन इनिशिएट करेंगे वो भी सेक्शन ने बताया। वो एनसीएलटी को बोल सकते हैं जी इस कंपनी में अल्ट्रावायरस काम हो रहा है, रुकवाइए, या हमारी कंपनी मेमोरेंडम आर्टिकल्स की बातों को तोड़कर काम कर रही है, कंपनी पर इंजंक्शन लगाइए, या डिक्लेयरिंग अ रेजोल्यूशन ऑल्टरिंग द मेमोरेंडम और आर्टिकल वॉइड। कि हमारी कंपनी ने आज जो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑल्टर किया है वो आर्टिकल्स ऑल्टर करके इलीगल काम करना चाह रहे हैं, वो हमारे हितों के अगेंस्ट है, इसको भी रुकवाइए। या टू रिस्ट्रेन द कंपनी एंड डायरेक्टर फ्रॉम एक्टिंग ऑन सच रेजोल्यूशन,
टू रिस्ट्रेन एन एक्ट विच इज कॉन्ट्रारी टू दी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट। वो आज ऐसा काम कर रहा चाह रहे जो इनकम टैक्स फेमा के अगेंस्ट है, एनसीएलटी हम चाहते हैं आप इसको रुकवाओ। टू रिस्ट्रेन एक्शन कॉन्ट्रारी टू दी रिजोल्यूशन पास्ड बाय दैट। मेंबर्स ने कहा था ये काम होना चाहिए, फिर भी डायरेक्टर्स उससे ओवर एंड अबव जाकर काम कर रहे हैं, अनऑथराइज्ड एक्ट कर रहे हैं, इसके लिए भी बेटा क्लास एक्शन फाइल हो सकता है। पर बेटा जो सबसे ज्यादा क्लास एक्शन फाइल होते हैं वो होते हैं इस चीज के लिए। किस चीज के लिए? टू क्लेम डैमेजेस। कि जी आज कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में झूठ बोल दिया जिसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ है, हम चाहते हैं हमें डैमेजेस मिले, तो कंपनी और डायरेक्टर से डैमेजेस दिलवाइए। आज जी कंपनी के ऑडिटर ने, ध्यान रखना है बेटा इस सेक्शन में सिर्फ कंपनी नहीं ऑडिटर भी लायबल हो सकता है। आज कंपनी के ऑडिटर्स ने जी गलत रिपोर्ट्स बना करके दी थी जिसकी वजह से हम इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ है, हम चाहते हैं जी ऑडिटर हमें पैसा पे करने के लिए लायबल हो। ध्यान रखना बेटा एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज एन ऑडिटर आप भी फंस सकते हैं, और अगर इस सेक्शन में आप पर केस फाइल हुआ तो बेटा बड़ी दिक्कत होगी। सत्यम स्कैम में ऐसा हुआ था बेटा, सत्यम स्कैम में यूएसए में क्लास एक्शन सूट का कॉन्सेप्ट था, तो वहां इन्वेस्टर्स ने पीडब्ल्यूसी पर क्लास एक्शन सूट इनिशिएट किया, पर इंडिया में उस समय ऐसा कोई सेक्शन ही नहीं था। अब इंडिया में आ गया। अब की बार किसी ऑडिटर ने अगर घपला किया बेटा, आप देखिएगा बहुत सारे इन्वेस्टर सीधा ऑडिटर पर केस फाइल करेंगे, और बेटा अब की बार यहां अगर आप लायबल हुए तो क्वांटम छोटा मोटा नहीं होगा, हजारों लाखों इन्वेस्टर्स का डैमेजेस आपको भरपाई करना पड़ सकता है। इसलिए अपनी रिपोर्ट ध्यान से साइन करिएगा, या बेटा कोई भी एक्सपर्ट एडवाइजर या कंसल्टेंट, उनकी वजह से अगर मेंबर्स या डिपॉजिटर का कुछ लॉस हुआ है, दे कैन क्लेम अ बेनिफिट या रेमेडी अंडर दिस सेक्शन। और ध्यान रखना बेटा अगर ऑडिट फर्म पर केस हुआ तो वो लायबिलिटी उस पार्टनर के साथ साथ पूरी फर्म की जॉइंट एंड सेवरल रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा क्लास एक्शन का। तो आप देख पा रहे किस लेवल तक के डैमेजेस आप क्लेम कर पाओगे। और बेटा क्लास एक्शन सूट कोई छोटा मोटा पॉइंट नहीं है, इसलिए लॉ ने एनसीएलटी को अपनी तरफ से राय दी, और उसने क्या कहा, एनसीएलटी क्लास एक्शन के हर केस को एवे ही कंसिडर मत कर लेना। अगर कोई मेंबर या डिपॉजिटर्स आपके आगे आके क्लास एक्शन फाइल कर रहे हैं तो वो केस आपको एडमिट करना चाहिए या नहीं, उनके लिए आप कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना। किन फैक्टर्स का? कि जी मेंबर ने गुड फेथ में ये केस फाइल किया हो, ऐसा नहीं है जबरदस्ती डैमेजेस क्लेम करने के लिए। एविडेंस बिफोर इट एज टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी पर्सन। मेंबर कह रहे हैं जी इस ऑडिटर ने घपला किया था, एक्सपर्ट ने गलत रिपोर्ट दी, क्या सबूत है? वो सबूत की वैलिडिटी देखते हुए ही ट्रिब्यूनल आप इस केस को एडमिट करना। कॉज ऑफ एक्शन मेंबर और डिपॉजिटर कैन परस्यू इन हिज ओन राइट। मतलब जो मेंबर और डिपॉजिटर केस लेकर आया, सिर्फ उस मेंबर और डिपॉजिटर को कुछ डैमेज हुआ है, ओवरऑल पूरी क्लास इंपैक्ट नहीं हुई, तो वो मेंबर इंडिविजुअली अपने बिहाफ पर केस लड़ सकता है। इसको क्लास एक्शन का रूप मत दीजिएगा। अगला जी, एविडेंस या व्यूज ऑफ मेंबर और डिपॉजिटर ऑफ द कंपनी हु हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट। मतलब अगर जी कुछ मेंबर्स आकर कह रहे हैं हमारे साथ गलत हुआ, पर कुछ मेंबर्स उस केस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे, तो ट्रिब्यूनल उन मेंबर से ओपिनियन मांगेगा, जी आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे, क्या कंपनी में कुछ घपला सही में हुआ है, उनसे उनकी ओपिनियन मांगी जाएगी। कॉज ऑफ एक्शन इज एन एक्ट और ओमिशन दैट इज येट टू अकर। और ट्रिब्यूनल को लग रहा है जी जो काम हो रहा है मेजॉरिटी मेंबर उसके साथ है, मेजॉरिटी उसको रेटिफाई कर देंगे। तो इन फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए ही ट्रिब्यूनल बेटा क्लास एक्शन सूट को एडमिट करते हैं। क्लास एक्शन एडमिट करवाना इतना भी आसान नहीं है। और बेटा अगर ट्रिब्यूनल ने क्लास एक्शन का सूट एडमिट कर लिया तो एडमिट करते ही ट्रिब्यूनल क्या कहेगा, देगा एक पब्लिक नोटिस की देखिए जी इस पर्टिकुलर कंपनी के केस में हमने पीडब्ल्यूसी को एज एन ऑडिटर क्लास एक्शन यहां पर इनिशिएट कर दिया है। और ये पब्लिक नोटिस देते ही एनसीएलटी एक बात और क्या कहेगा कि जी अगर इस पीडब्ल्यूसी के अगेंस्ट इस पर्टिकुलर कंपनी में और कहीं भी कोई भी क्लास एक्शन चल रहा है तो अब हम मल्टीपल क्लास एक्शन सूट्स अलाउ नहीं करेंगे, हम उन सारे क्लास एक्शन सूट को मर्ज करके उनकी एक ही सुनवाई करेंगे। और जितने भी लोगों ने मल्टीपल क्लास एक्शन सूट फाइल किए हैं, हम आप सबकी एप्लीकेशन को कर रहे हैं कंबाइन, और आप सब मिलकर अपना एक लीड एप्लीकेंट करिए इलेक्ट। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर 3 क्लास एक्शन थे 1 2 3, तो तीनों क्लास एक्शन मर्ज किए जाएंगे, और जिन लोगों ने इंडिविजुअली वो क्लास एक्शन फाइल किया था उन्हें बोला जाएगा कि जी आप अपना एक लीड एप्लीकेंट चुनिए जो आगे इस केस को लड़ेगा। और जी अगर आपके केस में दम है, डोंट वरी, आपके केस लड़ने का खर्चा भी ट्रिब्यूनल आपको कंपनी या अदर पर्सन कंसर्न से दिलाएगा। तो बेटा ये पावर क्लास एक्शन के, और जो भी ऑर्डर ट्रिब्यूनल का आएगा दैट विल बी बाइंडिंग ऑन एवरीवन, एंड दिस विल बी ऑल अबाउट आपका क्लास एक्शन सूट। चैप्टर की बेटा अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बातें करूं तो 244 की लिमिट्स सॉरी आपको पक्का याद होनी चाहिए कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट कितने मेंबर इनिशिएट करेंगे। 245 की लिमिट जरूर ध्यान होनी चाहिए, और 242 में ट्रिब्यूनल जो एग्रीमेंट्स को सेट असाइड करते हैं उसको कॉन्सिक्वेंस क्या है, ये 5 साल का बैन। ये तीनों बातें बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट विद दिस बेटा हमने अपना ये बड़ा छोटा सा टॉपिक किया रिवाइज। आई होप यू एंजॉयड दिस रिवीजन क्लास। मैं कहीं पर भी फास्ट था तो मेरे को फास्ट जाना जरूरी था, बिकॉज हमें जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज करना है बेटा। बट दिस इज ऑल अबाउट आपका ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। जैसे भी आपको वीडियो लगी हो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी
आगे ऐसी वीडियोस के साथ हम आते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड विश यू ऑल द सक्सेस फॉर योर एग्जाम्स। चलिए बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।